आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक डीएनए से डीएनए कैसे बन सकता है। मीन्स कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। आखिर कैसे एक डीएनए से एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा, हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए के इस टॉपिक्स में। ठीक है, तो रेप्लिकेशंस, रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए से ही डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। द फॉर्मेशन ऑफ, लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए से ही एक नए डीएनए बनाए, यह क्या कहलाया हमारा? रेप्लिकेशन। डीएनए से एक नया डीएनए बन गया, यह डीएनए। इसी डीएनए से एक और नया डीएनए बना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए से ही डीएनए का बनना, रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। तो आज हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है डीएनए में, क्या क्या इसमें जरूरत होती है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। इस चीज को सबसे पहले क्रिक बताए थे। ठीक है, जब क्रिक इस चीज के बारे में बताएं कि डीएनए से डीएनए बनता है, मीन्स कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो वो बताएं कि 3 तरीका हो सकता है। प्रूफ नहीं किए थे। क्रिक 3 तरीका बताए, 3 टाइप्स बताएं रेप्लिकेशन, 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, और वह 3 मेथड था हमारा, कंजर्वेटिव मेथड्स, डिस्पर्सिव मेथड एंड सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स। ठीक है, 3 मेथड्स। ठीक है, रेप्लिकेशंस का 3 मेथड था। कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड एंड सेमी कंजर्वेटिव। 3 मेथड क्रिक के द्वारा बताया गया। क्रिक का अनुमान लगाएं। क्रिक किसके द्वारा दिया गया? क्रिक के द्वारा। क्रिक क्या बताएं? 3 तरीका से डीएनए से डीएनए बनता होगा। प्रूफ नहीं किए थे। ठीक है, इसमें क्या बताएं? कंजर्वेटिव मेथड्स में वो सोचे कि एक डीएनए, पैरेंटल डीएनए, इसी डीएनए से एक नया डीएनए बनता होगा, इसी से एक नए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और ये आपका ये पुराना बना, ये जैसे का तैसा है। कंजर्वेटिव मेथड्स। डिस्पर्सिव मेथड में वो क्या बताएं? डिस्पर्सिव मेथड्स में क्या बताएं कि पैरेंटल डीएनए का भी कुछ पार्ट्स रहेगा और न्यू डीएनए का भी कुछ पार्ट्स रहेगा, कुछ ऐसा, यानी डिस्पर्स्ड। पुराना डीएनए वाला भी कुछ सब्सटेंस है इसमें और नया भी आपका इसमें बना है। तो ये हुआ क्या? डिस्पर्स्ड मेथड।
और तीसरा क्या बताए थे वो, सेमी कंजर्वेटिव। मीन्स कि जो नया डीएनए बनेगा उसमें पेरेंटल डीएनए 50% रहेगा, कुछ ऐसा। पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा, आधा नया और आधा, इस तरह से। ये 3 मेथड दिया गया क्रिक के द्वारा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके जब चेक किया गया तो कंजर्वेटिव मेथड्स नहीं सही रहा, डिस्पर्सिव मेथड्स भी नहीं सही रहा। सही क्या रहा, कौन सा सही मेथड है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स। मींस कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो कौन से मेथड से बनता है, क्या डीएनए से डीएनए बनता है, तो क्या वो कंजर्वेटिव मेथड से, डिस्पर्सिव मेथड से, या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से? तो वो हमारा क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। यानी डीएनए से डीएनए बनता है, तो नया डीएनए जो बनता है उस नए डीएनए में पेरेंटल डीएनए का 50% रहता है, और ये दोनों एक्सपेरिमेंटल में प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए पढ़ेंगे वो कौन सा मेथड पढ़ेंगे, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना। कौन से मेथड से हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड। देखते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन होना, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो एक चीज, ये चीज होगा कहां, डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा, तो सेल में होगा। सेल के किस फेज में, तो याद रखिएगा सेल के एस फेज में। रेप्लिकेशन कहां होगा, तो एस फेज में। ठीक है, सेल साइकिल में हम लोग सेल डिवीजन में इस चीज को पढ़ते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए का कॉपी कहां पे तैयार होगा, तो सेल साइकिल के एस फेज में। ठीक है, अब सेल जानते हैं हम लोग, सेल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेशन होगा एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी रेप्लिकेशन होगा। फिर दोनों में क्या है, यहां पे आपको अंतर मिलेगा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन सा मॉडल है, मॉडल पूछा जाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो किस मॉडल से होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में आप जानते हो एनसीईआरटी में वाई फॉर्क मॉडल। अब प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग थीटा मॉडल, थीटा। देखिए प्रोकैरियोट्स सॉरी यूकैरियोट्स में हम लोग जानते हैं इस तरह से डीएनए होता है, ये डीएनए है। ठीक है, बुक में आपका बड़ा अच्छा फिगर दिया हुआ है। अब इस यही डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशंस के दौरान हम देखेंगे कि ये क्या हो जाता है, ये वाई शेप में आ जाता है, ये वाई शेप में कुछ ऐसा आ जाता है, वाई शेप में, वाई शेप में आ जाता है। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो क्या है, वाई फॉर्म। बट अगर प्रोकैरियोट्स का बात करें हम, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। इस तरह से होता है। अब इसका रेप्लिकेशन होना होता है
तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर से एक धागा नीचे आ जाता है ताकि वहां पे फिर नया धागा बने, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा एक यहां से खिसक के नीचे आ गया, तो ये देखने में कुछ आपका ठीठा के जैसा बनता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं ठीठा मॉडल। और इसी में फिर क्या होगा, यहाँ पे एक नया डीएनए बनेगा, यहाँ पे आपका एक नया स्टैंड, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स हो रहा है, एक स्टैंड नया रहेगा तो एक स्टैंड पुराना रहेगा, और यहाँ पे एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा मॉडल है रेप्लिकेशंस का, तो ठीठा मॉडल। और यूकैरियोट्स में कौन सा मॉडल है, तो वाई फॉर्क। हम लोग यही मॉडल पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स का हमें पढ़ना है। तो देखते हैं अब रेप्लिकेशंस का हम लोग मॉडल, ठीक है, सॉरी रेप्लिकेशंस का हम लोग देखते हैं, अब मेथड देखते हैं, मॉडल तो हम जानते हैं। ठीक है, चलिए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही हमें डीएनए बनाना है। तो हमने क्या ले लिया, एक सिंपल डीएनए ले लिया, ये डीएनए, ये डीएनए हो गया। 5 रहता है, देखिए इसमें कोई में कम बेस हो जाए तो आप बैलेंस कर, 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 1 आधे 5, ठीक है। ये एक डीएनए लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस डीएनए में क्या करेंगे, एक साइट खोजा जाता है, ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां, ठीक है, ओरी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस जगह को क्या कहेंगे, ओरी या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, एक साइट खोजने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, वहां उस स्टैंड को काटेंगे। तो काटने के लिए हम लोग क्या करें, यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। उस खास एंजाइम का, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग 2 तरह का जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, इंडो न्यूक्लियस, ठीक है, इंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेगा, इस डीएनए में छोटा सा कट लगाएगा। कैसे कट लगाएगा, देखिए, बेस पेयर कम बेस हो जाए तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, हम बेस पेयर ऐसे ही बना दे रहे हैं, काउंट करके नहीं, ऐसे जान जाइए, एक में 5 रहता है, एक में 5 रहता है, ठीक है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो गया। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या किया है, इस साइड पे ऐसे कट लगाया, दिख रहा है, ये छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये इंडोन्यूक्लियस क्या किया, यहां पे ऐसे कट लगाया, ठीक है, काट दिया। तो जब ये कटा तो ये क्या बना, इसको बोलते हैं निक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, निक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कट गया। अब जैसे ही ये कटा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक और एंजाइम लगाएंगे, ठीक है, ये तो हम स्टैंड को काटे। अब ये सब जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके किसके बीच, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो
अब इसे तोड़ने के लिए, ये सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां पे एक अलग एंजाइम यूज करेंगे, इसका नाम है हेलिकेज, अनवाइंडिंग एंजाइम। ठीक है, अब यहां पर क्या लाएंगे, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम। अब ये यहां पे ये टूटा है, अब याद रखिएगा, ये हम सिर्फ बैकबोन, इसका जो स्टैंड है, ठीक है, इस स्टैंड को सिर्फ हम काटे हैं, इसके अंदर जो बेस पेयर है उस बेस पेयर को अभी नहीं तोड़े हैं। अब बेस पेयर तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए, कौन, हेलिकेज। ठीक है, तो अब देखिए हेलिकेज आएगा, यहां पर हेलिकेज हम लगाते हैं, यहां पर हेलिकेज, यही है हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करेगा, ये पूरे को तोड़ देगा। ठीक है, यही है हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करेगा, इन सभी को तोड़ देगा, कुछ ऐसा। बड़ा करके दिखाता हूं मैं, एक ही में सामने बना देते हैं लगभग। ठीक है, ये कटा था, कौन काटा था इसको, इसको काटने का काम कौन किया था, इंडोन्यूक्लियस। अब ये हेलिकेज आया, ये सबको ऐसे, तो सबको ऐसे बीचों बीच काट दिया हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज जैसे ही काटेगा, ये दोनों स्टैंड इधर की ओर मुड़ जाएगा, ये दोनों स्टैंड इस साइड हमारा मुड़ेगा। ठीक है, कुछ यूं। और जब ये मुड़ेगा तो कुछ ऐसा हमें दिखने को लगेगा, यहां पर मैं बनाता हूं, कुछ कटने के बाद अब दृश्य कुछ ऐसा हो, कुछ दृश्य ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा, ठीक है। आइए यहां पे रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, हेलिकेज एंजाइम हम लोग यहां पे लगाए थे, इस जगह पे हेलिकेज एंजाइम यहां पे लगा था, ये पूरे को काट दिया। ठीक है, चल यहां पे, तो ये जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, ओडी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सब ठीक है। अब देखिए ये जो टूट तो गया, लेकिन ये क्या है, इस तरह से रहेगा पूरा अभी स्ट्रेट, इस तरह से वाई शेप में नहीं रहेगा, ये अभी ऐसे रहेगा। बार बार ये क्वाइल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बार बार ये मुड़ना चाहेगा, ऐसे अभी सीधा नहीं रहेगा। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक खास प्रोटीन इस पे लगाएंगे, इसका नाम है SSBP। ठीक है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, इसको क्या करेगा, स्ट्रेट वाई शेप्ड में इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन इसको वाई शेप्ड में रखेगा, इसका नाम SSBP। SSBP जैसी एक प्रोटीन आएगा, ये जो स्टैंड अभी इस तरह से है, ये क्या होगा आपका, एकदम वाई शेप्ड में आ जाएगा। कुछ देख सकते हो, ठीक है। SSBP इस पे अप्लाई हुआ, ये क्या हो गया, एकदम वाई शेप्ड में आ गया। जब ये वाई शेप्ड में आएगा, जब ये वाई शेप्ड में आएगा, तो ये सब जो, इस सब का जो डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, जब ये SSBP आएगा, इसका इन दोनों यहां ये क्या होगा ना, ये थोड़ा ऊपर में तनाव लगेगा, टेंशन लगेगा। ठीक है, तो ये
और कस जाएगा, ठीक है, ऊपर में टेंशन लगेगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ये सब बेस पेयर जो होगा वो सब आपस में पास पास आ जाएगा। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और खास प्रोटीन यूज करेंगे, ठीक है, ताकि बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जितना पहले था उतना अभी भी रहे, ठीक है। तो एसएसबीपी जब उसको स्ट्रेट रखता है, सीधा रखने का कोशिश करता है, वाई शेप्ड बनाता है, तो इस पर क्या होता है, इनके बेस पेयर में तनाव लगता है, ठीक है। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए हम यहां पर एक खास प्रोटीन यूज करेंगे, इसका नाम है टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। यहां पे हम क्या लगाएं, टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करेगा, ऊपर में जो टेंशन लग रहा है, खिंचाव के कारण टेंशन लग रहा है, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये आराम से एकदम फैला फैला, यहाँ पे देखिए छोटा 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 हो गया था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे टोपो आइसोमेरेज लगाएंगे ये फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कोई ऊपर में टेंशन नहीं लगेगा। यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये स्टैंड हम तैयार कर लिए, अब इसमें करना है हमें रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। डायरेक्शन देते हैं, ये देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5, डायरेक्शन ये ध्यान रखना है। अब एक आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आएगा जिससे बोलेंगे आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर यहां पर आकर आप एक अटैच्ड करेंगे, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा किसको बाइंड करेगा, कौन से स्टैंड को, तो 5 प्राइम को। ये क्या है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ये जब भी जुड़ेगा 5 प्राइम पे ही जुड़ेगा। अब देखिए ये वाला स्टैंड, इस स्टैंड पे क्या, ये कौन सा है, 3 प्राइम है, तो इसको तो 5 प्राइम नहीं मिलेगा, तो ये जहां तहां आपका ये जुड़ जाएगा, आरएनए प्राइमर जुड़ा। अब आएगा क्या, एक दूसरा एंजाइम, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टैंड मिल गया बैठने के लिए, इसको आरएनए प्राइमर प्रोवाइड कर दिया। अब ये यहाँ पे ऐसे बैठ गया, अब बैठ के अब इसी को धीरे धीरे गाड़ी को खींचना लगेगा, और आरएनए हमारा, सॉरी डीएनए का नया स्टैंड धीरे धीरे, यही है, मान लीजिए यही है हमारा क्या है, आरएनए, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज है, और ये हो गया आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे एक फ्रेम मिल गया, यहाँ पे बैठ गया, अब इसी से यहाँ पे बैठ के ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, और ये आपका बनते जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे जुड़ेगा, फिर इसको यहाँ तक लाएगा, फिर यहाँ पे भी एक डीएनए पॉलीमरेज इसको यहाँ तक बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमारा डीएनए नया बनते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जो नया स्टैंड बना है वो 2 तरह से बना है, 5 प्राइम 3 प्राइम। एक आपका इस तरह से कंटिन्यूअस, इसको अलग कर देते हैं, ये नया स्टैंड, और यहां पे 3 प्राइम वाले पे जो स्टैंड बना है वो टूटा टूटा बना है, तो ये कंटिन्यूअस स्टैंड, और दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है। इस स्टैंड को हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। इस स्टैंड को हम लोग लैगिंग स्टैंड, या दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ओकाजाकी स्टैंड, ओकाजाकी स्टैंड। अब सवाल आता है क्या स्टैंड ये टूटा टूटा रहेगा, तो नहीं, इसको जोड़ने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज, इसको जोड़ के पूरा बना देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से हमारा डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए, अब फाइनली क्या होगा, ये आपका पेरेंटल डीएनए, और ये दोनों फिर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, डीएनए से
डीएनए का रेप्लिकेशंस। तो ये हुआ हमारा क्या, रेप्लिकेशंस कंप्लीट। कंटिन्यू एक स्टैंड बनता है हमारा कंटिन्यूअस, एक बनता है डिसकंटिन्यूअस। उस डिसकंटिन्यूअस स्टैंड को लैगिंग स्टैंड या ओकाजाकी स्टैंड, और ये हो गया हमारा ओल्ड कैप, ठीक है, या ओल्ड स्टैंड, ओल्ड स्टैंड। तो इस तरह से हम लोग रेप्लिकेशंस में क्या देखें कि रेप्लिकेशन जो हुआ, एक स्टैंड क्या है पुराना, एक स्टैंड क्या है नया, दूसरा में एक स्टैंड नया पुराना, और ये वाला नया। मीन्स कि डीएनए से डीएनए तो जो बनता है, तो क्या पूरे तरीके से डीएनए नया बन जाता है? नहीं, आधा डीएनए पुराना रहता है, आधा नया, आधा पुराना रहता है और आधा नया। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड।